अलेक्जेंडर प्रथम का कोई पुत्र न होने के कारण उसके उत्तराधिकारी का प्रश्न अनिश्चित था। उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार पोल प्रथम का दूसरा पुत्र कॉन्स्टेंटाइन उसके बाद रूस के सिंहासन पर बैठ सकता था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं सिंहासन पर अपना दावा नहीं करता हूँ और मेरा छोटा भाई निकोलस ही सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन ना तो निकोलस, ना सरकार, ना ही रूसी जनता को इस प्रतिज्ञा का ज्ञान था। परिणाम स्वरूप जब सेंट पीटर्सबर्ग में अलेक्जेंडर की मृत्यु की सूचना मिली तो निकोलस प्रथम ने कॉन्स्टेंटाइन को रूस के जार के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन कुछ लोगों ने निकोलस प्रथम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय जार को दक्षिणी रूस में स्थित कीव नामक स्थान पर विद्रोह का दमन करना पड़ा। यह विद्रोह दिसंबरिस्ट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह ने निकोलस प्रथम के शासन पर अत्यंत गहरा प्रभाव डाला। निकोलस प्रथम को उदारवादी आंदोलन के प्रति कठोर रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। निकोलस प्रथम 29 वर्ष की आयु में रूस के सिंहासन पर बैठा। वह एक ईमानदार और कठोर परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसे शासन का कोई भी व्यवहारिक अनुभव भी नहीं था। निकोलस प्रथम की गृह नीति। दिसंबरिस्ट विद्रोह के परिणाम स्वरूप निकोलस प्रथम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रूस की सामंतशाही विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उसने रूस में एक निरंकुश शासन और नौकरशाही स्थापित करने का प्रयास किया। उसने एक कानून संग्रह किया। यह संग्रह 1833 में बनकर तैयार हुआ, जो कि एक बड़ी सफलता थी। उसने कई कदम उठाए, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, अर्धदासों की मुक्ति, केंद्रीकरण की नीति, धार्मिक नीति, लोक हितकारी कार्य, फॉरेन पॉलिसी ऑफ निकोलस I, फारस का युद्ध। निकोलस प्रथम के शासनकाल में रूस को फारस के विरुद्ध विद्रोह युद्ध करना पड़ा। निकोलस ने काकेशस को फारसियों से नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए इस युद्ध का आयोजन किया। रूस को ईरान और बाएं किनारे की भूमि प्राप्त हुई, लेकिन थोड़े समय तक ही अधिकार रह सका। यूरोप में क्रांति और निकोलस। सन 1830 में फ्रांस में क्रांति का विस्फोट हुआ और शीघ्र ही क्रांति यूरोप के अनेक देशों में पहुंच गई। पोलैंड का विद्रोह। पोलैंड के देशभक्त, जो कि रूस से पोलैंड को मुक्त कराने के लिए प्रारंभ से ही विरोध कर रहे थे, 1830 में रूसी सेनाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। निकोलस प्रथम ने पोलैंड के विरुद्ध विद्रोह को कुचलने के लिए रूसी सेनाएं भेजी। पोलैंड में रूसीकरण की नीति लागू कर दी गई। टर्की के साथ युद्ध। टर्की के विरुद्ध यूनान के स्वाधीनता संघर्ष के फलस्वरूप निकोलस के अधीन रूस को तुर्की युद्ध में उलझना पड़ा। परिणाम स्वरूप रूस और टर्की में 1828 से 29 के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध रूसी सेनाओं ने वर्ना पर घेरा डाल दिया। वर्ना को जीतकर रूसी सेनाओं ने बाल्कन होते हुआ एड्रियानोइल पर अधिकार कर लिया। इससे टर्की की राजधानी कस्तूनिया के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों पक्षों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करके 1829 में युद्ध समाप्त कर दिया गया। निकोलस टर्की को यूरोप का एक बीमार आदमी समझता था। क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया युद्ध, जो कि इतिहास में सबसे अधिक निरर्थक और अनावश्यक युद्ध माना जाता है, यह युद्ध फ्रांस के लुई नेपोलियन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। लुईस नेपोलियन टर्की को पवित्र भूमि में रहने वाले रोमन
कैथोलिकों के अधिकारों का संरक्षण बनना चाहता था। परिणाम स्वरूप 1853 में रूस सेनाओं ने मोल्वेडिया और वेलेशिया पर आक्रमण कर दिया। दोनों देशों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस से मांग की कि वह वेलेशिया और मोल्वेडिया को खाली कर दे और रूसी जहाजी बेड़ों को वापस बुला ले। निकोलस ने असंतुष्ट होने के कारण प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने रूस को समर्थन नहीं किया। रूस की पराजय हुई। रूस की सेनाओं में योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। युद्ध के दौरान ही 1855 में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद अलेक्जेंडर द्वितीय ने मित्र राष्ट्रों से 1856 में पेरिस में संधि करके क्रीमिया का युद्ध समाप्त कर दिया।